नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमें संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दूसरी वीडियो है हमारी। यहाँ पे हम आज देखेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग को देखेंगे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक को देखेंगे और निर्वाचन आयोग को देखेंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखने वाले हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका गठन संविधान में प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलता। इसका अर्थ हुआ कि जैसे हमने संघ लोक सेवा आयोग की बात की थी, तो संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा मिलती है, लेकिन ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं मिलती संविधान में। इससे क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और ये कब होगा? जब राज्यों की तरफ से ऐसा अनुरोध किया जाएगा, यानी कि राज्य विधानमंडल की तरफ से ऐसा आग्रह किया जाए, तब संसद के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाएगा। पहली बार वर्ष 1966 में पहली बार पंजाब से पृथक हुआ हरियाणा और पंजाब के लिए अलग से एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। और इसके सदस्यों व अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, यानी कि वही तय करते हैं। इनका कार्यकाल वगैरह, इनकी सेवा शर्तें सभी राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। हालांकि कार्यकाल के बारे में इनके 6 वर्ष या 62 वर्ष जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल है, सामान्य रूप से वही फॉलो किया जाता है। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, अर्थात अगर वो अपने पद पर 6 वर्ष तक कार्य कर रहे हैं तो रिटायर हो जाएंगे, और अगर वो कार्य करते हुए 65 साल पूरा कर लेते हैं 6 वर्ष से पहले, तो भी वो पदमुक्त हो जाएंगे। ठीक है, सेवा मुक्त उन्हें मान लिया जाएगा। त्यागपत्र वगैरह अपना वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। सेवा संबंधी सारी शर्तें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यह कुछ जो है मोटा मोटी हिसाब किताब था, जो सामान्यतः परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभार। अगर पूछा गया तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, चूँकि इतना ही काफ़ी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अगला टॉपिक आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जो इसका उल्लेख मिलता है इस पद का, अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक चर्चा मिलती है। और जो ये पद होता है, इसको लोक वित्त का संरक्षक, जो पब्लिक अकाउंट होता है उसका संरक्षक और लेखा विभाग का मुखिया माना जाता है। ठीक है, और इनके नियंत्रण में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे जो है ये जो है वित्त का संरक्षण होता है। दोनों स्तरों पे इनका कार्य होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष 65 वर्ष है, जो भी पहले हो। त्यागपत्र अगर इन्हें देना है तो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके दे देते हैं। बात अगर योग्यता की करते हैं तो योग्यता में क्या निर्धारित किया गया है कि संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता इनकी योग्यता का। ठीक है, पद का उल्लेख है किंतु इनकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक जो सामान्य सी योग्यता है जो हर पद के लिए सामान्यतः देखी जाती है, भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, लोक वित्त या सरकारी लेखा का इन्हें विशेष ज्ञान होना चाहिए, और न्यूनतम यानी कि कम से कम किसी 10 वर्ष लोक सेवा का इन्हें अनुभव होना चाहिए। तो वह व्यक्ति क्या होता है? कैग बन सकता है। हाँ, मैं देखिए नाम बताना उस समय भूल गया स्टार्टिंग में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मैंने बोला, तो कैग यही पद होता है। ठीक है, और जो इनका कार्य होता है, इनके उद्देश्य क्या होता है, आखिर इस पद का उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 149 में तो पहले इनकी शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 149 में इनके कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हटाने की प्रक्रिया मैंने तो बता दी पहले ही, पदमुक्ति का अच्छा डिटेल नहीं किया इसका, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उसी तरह से इनको भी पदमुक्त किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ इन्हें हटाया जा सकता है, यानी कि इनके दुर्व्यवहार अयोग्यता को आधार बनाकर प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उसी को जब दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा पारित मान लिया जाएगा तो इन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इनका जो वेतन भत्ते वगैरह होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं, और सारा कुछ भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अब आगे इनके कार्यों की अगर बात करें तो भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि के साथ साथ जो आकस्मिक निधि होती है, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत हमने चर्चा किया था, जो आकस्मिक निधि होती है जो राष्ट्रपति के अंडर में होती है, भारत के वित्त सचिव द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है, उस पर भी
उसका भी लेखा परीक्षा इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो ये लेखा परीक्षण करते हैं इसके दो आधार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो उद्देश्य, क्या होता है? जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ है, यानी कि आपने सरकार को बताया है कि हम सड़क बनाने के लिए पैसा चाह रहे हैं, आपने सड़क बनाने के लिए 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ इस तरह का अमाउंट आपने निकाला। अब आप सड़क बनाने के बजाय उस पैसे से आप कह रहे हैं हम जहाज़ खरीदेंगे, VIP जहाज़ खरीदेंगे, या फिर आप कह देंगे नहीं अब हम क्या करेंगे, सांसदों के लिए आवास बनाएंगे। तो इन सब की जांच भी ये करता है कि यानी कि आपने जिस उद्देश्य से धन निकाला है उसी के लिए खर्च किया है या नहीं। यह कार्य कौन करता है? यह कार्य कैग करता है, CAG करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है, ये इनका कार्य होता है। और एक चीज़ क्या है? अतिव्ययता को रोकना। अब ये क्या करते हैं? सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके विषय में एक चीज़ कहा जाता है कि कैग जब तक धन खर्च होता रहता है तब तक कैग कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, जब धन खर्च हो जाएगा तो कैग उस पर रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तभी जाके उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इनका एक क्रोनोलॉजी होता है, आप समझने की कोशिश करिए क्या होता है। कैग अपनी रिपोर्ट, पैसा खर्च हो गया, उसके बाद कैग अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। अब कैग क्या करेंगे? उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सेंट्रल में और स्टेट में गवर्नर को देंगे। उसके बाद उस रिपोर्ट को आगे संसद में प्रेसिडेंट के द्वारा और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद आगे लोक लेखा समिति के द्वारा उस पर चर्चा बहस की जाती है और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो यह पूरा संचित निधि और जो भारत के लोक लेखा निधि है, कहा जाए तो जो आपका भारत का जो पब्लिक अकाउंट होता है उसके वित्त, जो लोक वित्त होता है, उस पर नियंत्रण कैग के माध्यम से इसी प्रक्रिया के तहत रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके कार्य जो है अन्य तथ्य कुछ हैं इससे संबंधित। जैसे कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार को रोकने का प्रमुख साधन माना जाता है। ठीक है, कैग की रिपोर्ट ही ये होती है कि जो बताती है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। और इस कैग के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप शायद पहले कभी सुने होंगे, 2013 से पहले 13 में विनोद राय कैग थे। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे ऐसे रिपोर्ट निकाले थे, ऐसी ऐसी चीज़ें दी थी, ऐसी ऐसी जानकारी दी थी जिसकी वजह से बड़ा बवाल मचा था देश में, और उसी समय से कैग काफ़ी चर्चा में आया था। अब आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में कैग कौन है। ठीक है, भारत में कैग के पद पर इस समय कौन तैनात है। और एक चीज़ है कि भारत में कैग का कार्य भूतलक्षी होने के कारण सरकारी धन के दुरुपयोग को ठीक से नहीं रोका जा सकता। भूतलक्षी मैंने बताया, कार्य हो जाएगा तभी ये कुछ कर सकते हैं, कार्य हो रहा है तो उस दौरान ही कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति जो होती है, मैंने समितियों के बारे में वीडियो बना रखी है, आप पीछे जाके देखिए। तो जो लोक लेखा समिति होती है, जैसे दो प्रकार की समितियां होती हैं, तदर्थ समितियां होती हैं और एक जो है नियमित समितियां होती हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि जो है स्थायी समितियां होती हैं वे क्या होती हैं, तदर्थ समितियां क्या होती हैं, उनके बारे में मैंने वहाँ विस्तृत चर्चा किया है। तो इसमें क्या होता है, एक लोक लेखा समिति होती है, उसका कैग को यानी कि कैग लोक लेखा समिति का मित्र होती है, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक भी होता ही है। यानी कि संज्ञा दी जाती है कि लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक पथ प्रदर्शक होता है, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ लोक लेखा समिति। ठीक है, तो इसको आपको समझना है कि कौन होता है। परीक्षा में पूछा जाता है लोक लेखा समिति का निम्न में से किसको पथ प्रदर्शक मित्र दार्शनिक बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, कैग को बोला जाता है। तो यहाँ पे कैग समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 368 में संविधान में इसका उल्लेख होता है और इसका कार्य होता है कि अगर जैसे अनुसूचित जातियों से संबंधित समय समय पर कानून बन रहा है तो उन कानूनों का निरीक्षण अधीक्षण समीक्षा करना, इसके अलावा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, उनके अधिकारों को उल्लंघन संबंधित शिकायतों की जांच करना। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा उत्पीड़न वगैरह हो रहा है तो उसके स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्रवाई करना, ये सारे इनके कार्य होते हैं। ये क्या करते हैं कि अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं, राष्ट्रपति महोदय संसद के प्रत्येक सदन में रखते हैं और वही राज्य स्तर पर होता है, राज्यपाल को सौंपा जाता है और विधानमंडल में रखा जाता है। अब हुआ क्या कि इसका गठन जो हुआ था सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत चर्चा मिलती है और 1968 में प्रस्ताव द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 1987 में सरकार ने आयुक्तों के कार्यों में संशोधन किया, यानी कि जो आयुक्त बनाए जाते थे, और आयोग का नाम बदल दिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया।
हालांकि 89वें संविधान संशोधन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पुनः इसको दो भागों में बांटा गया। कब एक अनुसूचित जाति बनाया गया, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। अनुसूचित जाति आयोग को 338 में उल्लेख मिलता है 338 में, और अनुसूचित जनजाति आयोग का 338 के उपभाग ए या क में मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, 2004 से प्रभावी हुआ था नियमित रूप से। सदस्य जो होते हैं 5 सदस्यीय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 5 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और बाकी 3 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनका कार्य निर्धारित किया जाता है, निर्धारण होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी द्वारा, और सामान्यतः 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 3 वर्षों तक होता है। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग, सबसे महत्वपूर्ण। अनुच्छेद भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चर्चा मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक अखिल भारतीय निकाय है निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन है अखिल भारतीय निकाय है। अखिल भारतीय निकाय का अर्थ क्या हुआ, भारत की संप्रभुता की जितनी सीमा है, जहां तक भारत सरकार की, वहां तक चुनाव संबंधी तमाम कार्य जो होते हैं, ठीक है, वे सारे का दिशा निर्देश देना, लिस्ट तैयार करना और निगरानी करना, निरीक्षण करना, सारा कार्य हमारे चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, इनकी जो निगम के चुनाव होते हैं, राज्यों, पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव, ये नहीं कराया जाता इनके द्वारा। वो किसके द्वारा कराया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। बाकी केंद्र राज्य के सारे चुनाव निर्वाचन आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। इनका मुख्य एक चुनाव आयुक्त होगा, ऐसा चर्चा में मिलता है, और समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी संख्या निर्धारित की जाती है। ये समय समय पर बदलती रही है, अब इसके बारे में हम आगे जिक्र कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, 2 इनके और सदस्य होते हैं। इनका जो नियुक्ति वगैरह होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए जरूरी समझें। ठीक है, आयुक्तों, क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल, ये सभी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा तय की जाती हैं। उसके अलावा 1950 से 93 तक कई बार बदलाव आया, जैसे 1950 से 89 तक। ठीक है, 1950 से 89 तक जो आयोग था एक सदस्यीय था, एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्य चुनाव आयोग में होता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया। 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, मतदान की आयु पहली चीज़ 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि आप वोट डालने के लिए 21 वर्ष में 18 साल में ही योग्य हो जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की गई 61वें संशोधन द्वारा ही। अब 3 सदस्यीय हो गया, जो वर्तमान में भी है। ठीक है, उसके बाद 1990 में 1990 में फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, और 1993 में फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो ये प्रश्न पूछा गया है एक बार कि कब 1 सदस्यीय, कब समय दे दिया गया था, तिथि दे दी गई थी। तो वो आप एक बार ध्यान से वीडियो सुन लीजिएगा, फिर से पॉज करके या रिपीट करके। इससे क्या होगा ना कि आपको समझ आ जाएगी कम से कम, क्योंकि प्रश्न बनाने का कोई लेवल हो सकता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। इनकी कार्यविधि की बात करें, पदच्युत करने की इनकी बात करें, तो इनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित है। ठीक है, उसके पद पर उसी रीत से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, या जैसे कैग को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा कदाचार दुर्व्यवहार के दोषी पाए जाने पर इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए तो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। ठीक है, और निर्वाचन नामावली तैयार करना वगैरह वगैरह करना। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ है, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे, प्रादेशिक आयुक्त जो होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, जो अन्य सदस्य हैं, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेंगे तभी उन्हें हटाया जा सकता है, अन्यथा और परिस्थिति में नहीं। और कार्यकाल इनका देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक हो, जो भी पहले हो, ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, संविधान में नहीं। ठीक है, तो जो भी पहले हुआ उसके अनुसार होगा। इनका कार्य जो होता है मोटा मोटी समझ लेते हैं कि निर्वाचन नामावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना,
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना। अब हालांकि परिसीमन जो होता है वो परिसीमन आयोग होता है, वो करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, नामांकन पक्षों की जांच करना, यानी कि जिन्होंने नामांकन किया उसकी जांच करना कि हाँ सही है नहीं सही है वगैरह वगैरह। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, विवाद निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य करना, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार व प्रादेशिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। तो ये सारे इनके कार्य हैं। तो ये रहा हमारा आपका निर्वाचन आयोग समाप्त हुआ। अब देखते हैं कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। अभी भी हमने पढ़ा भी, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? ये हमारी कल की वीडियो में थी, अगर आपने सुना होगा तो कर सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को सौंपेंगे। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक आयोग की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हालांकि उसमें मैंने इसका जिक्र नहीं किया था, चूँकि पृथक दोनों अलग अलग बनाए गए थे, तो वो 89 शायद किया था मैंने, 89 में, यानी कि यही सही है। देखता हूँ पीछे जिक्र है कि नहीं इसका, चूँकि हाँ है 89 में है। ठीक है, तो यहाँ सही है 89, ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद अगला आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अभी अभी हमने देखा कि निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पे किसने चर्चा किया, कितने में चर्चा? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। तो ऑप्शन सी सही है, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का जिक्र मिलता है। तो ये हमारे यहाँ पर 2-3 प्रश्न थे, हमने उनको भी देख लिया, और हमने जो भी संवैधानिक आयोग थे महत्वपूर्ण उन सभी को देख लिया। और कुछ और होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं उसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वगैरह होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इनको यहाँ रोक ले रहे हैं, और हम अब सांविधिक निकायों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो सांविधिक निकाय होते हैं वे क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं आगे। हालांकि सांविधिक ही हैं वो सारे आगे। ठीक है, संवैधानिक मुख्य को हमने यहाँ समाप्त कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी। धन्यवाद।